छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के पहले वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम ग्राम सभा तक अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन प्रशासन का प्रावधान किया गया है। तो उसका आंसर क्या होगा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में हुआ था। ये कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा क्या बनाया गया? इसके द्वारा एक पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई, जिसके 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं या 3 स्तर हैं? पहला तो है ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत है कौन से लेवल पे होगा? ये ग्राम लेवल पे होगा। और जो जनपद पंचायत है कौन से लेवल पे होगा? ये विकास खंड के लेवल पे होगा। और जो जिला पंचायत किस लेवल पे होगा? जिला के लेवल पे होगा। तो इस तरह से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 स्तरों का निर्माण किया गया, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। और सबका चुनाव होना था। और उसके चुनाव के लिए क्या बनाया गया था? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 93। तो ये छत्तीसगढ़ कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1 नवंबर 2001 को लागू हुआ। तो इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें है 15 अध्याय हैं, अनुसूचियां 4 हैं और धाराएं कितनी हैं? 132 हैं। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। कितने अध्याय हैं? 15, अनुसूचियां कितने हैं? 4, धाराएं कितनी हैं? 132। अब जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। उसका नाम क्या रखा गया? 9वां भाग। तो 9वां भाग का जो अनुच्छेद 243A से लेकर अनुच्छेद 243O तक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। तो इस तरह से कितने नए अनुच्छेद जोड़ा गया? 16 नए अनुच्छेद जोड़ा गया है। और एक नई अनुसूची जोड़ी गई। उस अनुसूची का नंबर कौन से है? 11। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। किसमें? भाग 9 में। और भाग 9 का संबंध किनसे है? पंचायत से है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? यह हुआ 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसके आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 243 में क्या बताया गया है? परिभाषाएं दिया गया है। मतलब ग्राम क्या होगा, ग्राम सभा क्या होगा, इस तरह बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। उसके बाद आर्टिकल 243A में ग्राम सभा के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 243B है, उसमें पंचायतों के गठन के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 243G है, उसमें पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। जो घ है, या इसे हम D भी कह सकते हैं, उसमें स्थानों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो आर्टिकल है उसमें पंचायतों की अवधि। उसके बाद वाला आर्टिकल में सदस्यता के लिए निर्भरताएं। और उसके बाद के आर्टिकल मतलब 243 में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के विषय में बताया गया है। 243 में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, इसके विषय में बताया गया है। उसके पश्चात वाले अनुच्छेद या आर्टिकल में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के विषय में बताया गया है। उसके पश्चात पंचायतों के लिए निर्वाचन के विषय में बताया गया है। जो आर्टिकल 243 है उसमें संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होगा या नहीं होगा उसके विषय में बताया गया है। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में या कुछ राज्यों में ये जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू नहीं है। तो इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये बताया गया आर्टिकल 243 में। उसके बाद वाला आर्टिकल में बताया गया कि कहाँ लागू नहीं होगा। उसके बाद के आर्टिकल में क्या बताया गया है? विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। और सबसे अंतिम जो आर्टिकल, जिसको हम 243O कह सकते हैं, उसे बताया गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। तो इस तरह से हमने कितने अनुच्छेद पढ़े? इस तरह से हमने 16 अनुच्छेद पढ़े, जो किसके बारे में बताता है? ग्राम पंचायत के विषय में बताता है। अब जो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई वो कौन सी है? ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा के बारे में कौन सा आर्टिकल में पढ़ाया गया है? हमने देखा आर्टिकल 243 का या 243A जो है वो ग्राम सभा के विषय में बताता है। तो ग्राम सभा का जो प्रावधान है कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243A में है। अब ग्राम सभा कहाँ होगी? ग्राम सभा ग्राम पंचायत में होगी। जो ग्राम सभा है वो कहाँ पर होगी? ग्राम पंचायत में होगी। और एक ग्राम पंचायत में 1 से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं, है ना। ये सारे के सारे जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसलिए हमको अच्छे से याद रखना है कि एक ग्राम पंचायत में 1 या 1 से अधिक ग्राम सभाएं भी हो सकती हैं। और ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा? ग्राम सभा का सदस्य होगा प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और जिसका नाम मतदाता सूची में है। तो वो किसका अंग होगा? वो सदस्य होगा किसका? ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो ग्राम सभा एक तरह से ग्राम पंचायत के लिए विधायिका का कार्य करेगा और ग्राम पंचायत कार्यपालिका का काम करेगा।
अब एक ग्राम सभा क्या क्या काम करेगा, तो विभिन्न कार्य योजनाओं का अनुमोदन, हितग्राहियों का चयन, हितग्राही मतलब जैसे पेंशन योजना है या राशन की योजना है, तो उसके लिए जो हितग्राहियों का चयन है वो ग्राम सभा करेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं उनका जीवन स्तर को उठाने से संबंधित परियोजनाओं का अनुमोदन करेगा, उसकी देख रेख करेगा, उस पर नियंत्रण रखेगा। इसके अलावा आय व्यय का भी अनुमोदन कौन करेगा, ग्राम सभा करेगा। तो ग्राम सभा एक तरह से विधायिका का काम करेगा और ग्राम पंचायत किसका काम करेगा, कार्यपालिका का काम करेगा। अब ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होती है, हमेशा अस्तित्व में रहता है। ग्राम पंचायत भंग हो सकता है लेकिन ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होगा। और सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेंगे, और वो नहीं रहेंगे तो कौन करेंगे, उप सरपंच करेंगे। और दोनों के दोनों नहीं है तब कौन होगा, तब ग्राम सभा अपने बीच से एक व्यक्ति को चुनेगा और वो सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ये कहाँ पे लागू होगा, सामान्य क्षेत्रों के लिए है। जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ के लिए अलग नियम है। तो ये जो सारा नियम जो मैं बता रहा हूँ कहाँ के लिए है, ये सामान्य क्षेत्रों के लिए है। निम्न 4 तिथियों से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सम्मेलन को अनिवार्य रखा गया है। कब कब रखा गया है, तो देख लेते हैं। 23 जनवरी को रखा गया है, फिर कब रखा गया है, 14 अप्रैल को रखा गया है, फिर 20 अगस्त को, फिर 2 अक्टूबर को। उसके अलावा कब रखा गया, जून और नवंबर में किसी भी सुझाई गई तिथि को सम्मेलन बुलाना अनिवार्य है। मतलब ये 6 सम्मेलन बुलाना अत्यंत अनिवार्य है। और नियम क्या बोलता है कि हर 2 माह में एक बार सम्मेलन जरूर बुलाया जाएगा। अब ग्राम सम्मेलन की तिथि, स्थान व समय के धारण कौन करता है, सरपंच करता है। और सरपंच नहीं होगा तो कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। और दोनों अनुपस्थित हो जाएंगे तो कौन करेगा भाई, सचिव करेगा। ग्राम सभा की गणपूर्ति मतलब कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तब जाके ग्राम सभा की कार्यवाही चालू होगी। तो वो है ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा वहाँ उपस्थित होना चाहिए। और 1/10 हिस्से में से 1/3 हिस्सा जो है महिलाएं होनी चाहिए। मतलब मान लो कि ग्राम पंचायत यहाँ की जनसंख्या 100 है, तो 100 में से कितने होना चाहिए, कम से कम 10 लोग होना चाहिए। और 10 लोगों में से कम कितने लोग होना चाहिए, महिलाएं 3 लोग होना चाहिए। तो तब क्या होगा, तब गणपूर्ति पूरी होगी और ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ होगी। अब ग्राम सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व किसके पास है, 2 लोगों के पास, सरपंच और पंच के पास है भाई। अनुसूचित क्षेत्र में कोरम में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है और उसमें भी 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र मतलब जैसे हमारा बस्तर वाला जो रीजन हो गया या उत्तर छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहाँ पे जो जसपुर सरगुजा वाला जो रीजन है उसे हम अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो वहाँ पे कोरम में स्थित बोल सकते हैं कुछ छूट दी गई है। तो वहाँ पे कोरम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, 1/3 जरूरत है। और उसमें भी 1/3 में 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। और इसकी ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो सामान्य क्षेत्र में कौन करता है, सरपंच करता है। वो नहीं तो कौन करता है, उप सरपंच करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो ग्राम सभा का सदस्य है और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है। तो ऐसे व्यक्ति उस ग्राम सभा का जो सम्मेलन होगा या बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा। अब गणपूर्ति ना होने पर स्थगन। अब गणपूर्ति नहीं हुई, सामान्य क्षेत्र है, सपोज वहाँ पे 1/10 लोग नहीं आए कोरम में, तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो क्या हो जाएगा, बैठक स्थगित हो जाती। और स्थगन के पश्चात जो बैठक होगी उसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। लेकिन 5 सब्जेक्ट पर आप क्या नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट पर, प्रशासनिक रिपोर्ट पे आप चर्चा नहीं कर सकते, हितग्राहियों के चयन पर चर्चा नहीं कर सकते, वार्षिक बजट पे आप चर्चा नहीं कर सकते। इसके अलावा वार्षिक बजट और संपरीक्षा मतलब ऑडिट पे आप चर्चा नहीं कर सकते, और वार्षिक कार्य योजना, ये 5 सब्जेक्ट्स पर आप चर्चा नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि जो बजट जो होगा ग्राम पंचायत का वो कहाँ पास होगा, वो ग्राम सभा की सामान्य बैठक में पास होगा। अब गणपूर्ति ना होने पर कार्यवाही, मैंने पहले ही बताया गणपूर्ति का दायित्व किसके ऊपर है भाई, सरपंच के ऊपर या पंच के ऊपर। अगर ये लगातार 3 बैठक तक गणपूर्ति नहीं कर पाएंगे तो इनको वार्निंग दे दिया जाएगा, इनको 2 बार और मौका दिया जाएगा। और दोनों बार अगर नहीं कर पाए तो इनको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना है, इनको पद से हटाने से पहले इनको सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यहाँ लागू होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके अगले वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।